हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने को लेकर तमाम तरह की जानकारी आ रही है। इसी के संबंध में कुछ छोटी छोटी ऐसी जानकारी आ रही थी जिसको मैं इकट्ठा करके एक वीडियो के रूप में आपके पास लेकर आया हूँ। ये जानकारी पॉइंट वाइज है और पॉइंट वाइज ही जानकारी इसमें मैं दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी जानकारी है लेकिन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसी जानकारी नहीं थी जिस पे हम एक वीडियो बना सकें। इसलिए इन छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण जानकारियों को पॉइंट वाइज लेकर आया हूँ ताकि आपके प्रश्नों का एक सटीक जवाब मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केवी एडमिशन की पॉइंट वाइज जानकारी। पॉइंट नंबर 1, फॉर्म में छोटी गलती हुई है, सुधार करना जरूरी है। हाँ, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपको 15 अप्रैल से पहले सुधार कर लेना चाहिए। देखिए, गलती जो भी है उसे आपको सुधार कर लेना है, क्योंकि अभी समय है। इसलिए आप यह न सोचें कि गलती छोटी है या बड़ी है, उसे सुधार कर लें। पॉइंट नंबर 2, हम SC ST OBC NCL में हैं तो हम आय वर्ग में क्या चुनें? यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और इसमें सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां आपको आय वर्ग में 3 ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, दूसरा मिलता है कम आय वर्ग और तीसरा मिलता है गरीबी रेखा से नीचे। तो ये 3 ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें से कौन चुने कौन नहीं चुने, यह बहुत बार लोगों को कन्फ्यूज कर रहा है। तो इसमें मैं एकदम क्लियर बताना चाहता हूं कि आप चाहे जनरल, SC ST OBC किसी भी कास्ट के हों, कमजोर आय वर्ग के लिए आपके पास EWS और BPL ही होना चाहिए। यदि आपके पास EWS या BPL नहीं है तो आपको कमजोर आय वर्ग के अंतर्गत नहीं का ऑप्शन चुनना है। तो आप समझ गए होंगे अब कि अगर आपके पास EWS या BPL है तभी दोनों ऑप्शन चुनना है, नहीं आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चुनना है। चाहे आप SC हों, ST हों, OBC हों, जर्नल हों, कोई भी कास्ट के हों, अगर आपके पास EWS या BPL नहीं है तो आपको पहला ऑप्शन चुनना है। केवी में इनकम सर्टिफिकेट मान्य है? यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, क्योंकि लोग कम आय वर्ग के अंतर्गत वाले में इनकम सर्टिफिकेट को भी मान लेते हैं। क्योंकि अगर आपकी एनुअल इनकम कम है तो आप कम आय वर्ग में बोलचाल की भाषा में मान लिए जाते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय इनकम सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करता है। इसलिए केवी में कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसके लिए EWS और BPL ही मान्य है। आप चाहे जनरल, SC ST OBC किसी भी कास्ट के हों, कमजोर आय के लिए EWS और BPL ही मान्य है। तो इनकम सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। किस कैटेगरी की फीस माफ रहती है? क्लास 8 तक सभी बच्चों की और क्लास 12 तक लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल ट्यूशन फीस माफ रहती है, लेकिन इन्हें विद्यालय विकास निधि का 500 रुपए प्रति मंथ प्लस कंप्यूटर फीस देनी होती है। RT कोटा वालों का क्लास 1 से और सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्लास 6 से कोई फीस नहीं लगती है। तो जिनका RT कोटा के तहत एडमिशन होता है उनका क्लास 1 से 8 तक कोई फीस नहीं लगती, और जिस बच्ची का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा में एडमिशन होता है तो उसका क्लास 6 से कोई फीस नहीं लगती है। यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस साल से सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा समाप्त हो गया है, यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत अब कोई एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन जिनके एडमिशन हुए हैं उनको लाभ मिलता रहेगा। पॉइंट नंबर 5, क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है? क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है। प्रिंसिपल बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, मगर यह केवल औपचारिक होता है, यह जानने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, यानी कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है। अब टेस्ट और इंटरव्यू सभी जगह समाप्त कर दिया गया है। आपको कहीं भी ऑफिशियली टेस्ट या इंटरव्यू छोटी क्लास के लिए नहीं लिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए? एड्रेस प्रूफ के अलावा बाकी सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट माता पिता के भी फॉर्म भरने और एडमिशन के लिए मान्य हो जाते हैं, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। नई गाइडलाइन में भी आप देख सकते हैं, वहां भी लिखा हुआ है कि SC ST OBC NCL, EWS BPL या PWD यानी दिव्यांग का जो भी प्रमाण पत्र है वह बच्चे का नाम से रहेगा। अगर बच्चे के नाम से नहीं है तो एडमिशन के 3 माह के अंदर
बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। पॉइंट नंबर 7, लॉटरी कब निकलेगी। कक्षा 1 और बाल वाटिका की लॉटरी दिनांक 19 अप्रैल को आएगी और 20 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी आगे की कक्षाओं की लॉटरी दिनांक 15 अप्रैल को निकलेगी और 16 अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के फॉर्म क्यों नहीं आए। तो यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कि क्लास 2 या अपर क्लास के फॉर्म इस बार क्यों नहीं आ रहे हैं, बहुत कम केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है। नई एडमिशन गाइडलाइन में क्लास स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है। नई क्लास स्ट्रेंथ के अनुसार ज्यादातर केवी में वैकेंसी नहीं है, इसलिए फॉर्म भी बहुत कम केवी में आ रहे हैं। तो मैं कई बार बता चुका हूं और सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को बताया था कि क्लास की स्ट्रेंथ कम हो गई है और पूरे भारत में कम से कम 24,000 सीट भी कम हो गई है। तो जितने भी नए अपडेट थे मैं सबसे पहले आपको YouTube के माध्यम से लेकर आता हूं और बताता हूं, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में बहुत दिन से काम कर रहा हूं, इसलिए यहाँ के क्षेत्र की मुझे जानकारी अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी समय से लाने की कोशिश करते रहता हूं। पॉइंट नंबर 9, फॉर्म को कब भरना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि फॉर्म को कब भरना चाहिए। फॉर्म को शुरुआत में भरने से क्या फायदे हैं, बीच में भरने से क्या फायदे हैं, लास्ट में भरने से क्या फायदे हैं, क्या फॉर्म के भरने की डेट की वजह से एडमिशन में कोई अंतर आता है, क्या चांस ज्यादा बनता है, क्या चांस कम हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों का जवाब है, फॉर्म को आप कभी भी भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को आखिरी दिन नहीं भरना चाहिए। आखिरी दिन सर्वर डाउन हो सकता है या आपको कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य के कारण समय नहीं भी मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म अपने अनुसार आप जब चाहें तब भरें और अच्छे से भरें, क्योंकि फॉर्म को भरने की डेट को लेकर कोई संशय ना पालें। इसमें आपका कोई कम ज़्यादा चांस नहीं बनता, क्योंकि क्लास 1 की जो लॉटरी निकलती है वह कंप्यूटर द्वारा निकलती है और उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी जो लॉटरी निकलती है वह भी फेयर होती है, क्योंकि उसकी भी कमेटी बनती है और कमेटी के सामने ही निकलती है। पॉइंट नंबर 10, क्या एक से अधिक केवी चुनना चाहिए। यदि आपके आसपास एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं तो एक से अधिक केवी जरूर चुनें, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय के लिए फॉर्म अलग अलग माना जाता है और बच्चे का नाम एक साथ सभी केवी में आ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर हम ज्यादा केवी चुनेंगे तो आपके बच्चे को कोई नुकसान होने वाला है। आपके बच्चे का नाम सभी केवी में एक साथ आ सकता है, इसलिए अगर आपके आसपास केंद्रीय विद्यालय हैं तो आप एक से अधिक केवी जरूर चुनें। पॉइंट्स नंबर 11, अगर माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो किसकी प्रायोरिटी यूज करें। अगर माता पिता दोनों नौकरी में हैं तो आप अलग अलग केवी में दोनों की प्रायोरिटी यूज कर सकते हैं, परंतु आपको उच्च प्राथमिकता चुननी चाहिए। केवी में सबसे उच्च प्राथमिकता 1 है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 या 6 है। तो अगर आपके माता पिता दोनों नौकरी में हैं तो आप दोनों की प्राथमिकता यूज कर सकते हैं। किसी एक केंद्रीय विद्यालय में एक की, दूसरे में दूसरी की भी यूज कर सकते हैं, या सभी केंद्रीय विद्यालय में एक ही माता पिता की प्राथमिकता यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सलाह दूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी माता प्राथमिकता 1 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और पिता स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ही प्राथमिकता सभी केंद्रीय विद्यालय में देनी चाहिए। हाँ, अगर दोनों सेंट्रल में है तो आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपका पीएसयूज वाला केस है, यानी आपके माता या पिता में कोई एक पीएसयूज में है और आपको एडमिशन भी पीएसयूज के केंद्रीय विद्यालय में लेना है, तब आपको पीएसयूज वाले पेरेंट की प्राथमिकता चुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 12, एक फॉर्म में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट के केवी चुन सकते हैं। हाँ, आप एक फॉर्म में एक ही शहर जिला के 3 केवी या 3 अलग अलग शहर जिला या स्टेट के 3 केवी चुन सकते हैं। तो इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जहां का केवी चुनना चाहते हैं वहां का केवी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसी क्षेत्र का केवी चुनना होगा, तथा आपके घर की दूरी केंद्रीय विद्यालय से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 13, क्या आपको कैटेगरी चुनने में सहायता चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में यह ऑप्शन रहेगा, इसे आपको यस करना है और अपना डिपार्टमेंट या संस्था का नाम चुनकर अपनी वर्तमान स्थिति यानी उस संस्था में आप वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं चुनकर अपनी सर्विस कैटेगरी जान सकते हैं। तो यह एक अच्छा टूल है, इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। भले ही आपको मालूम है, फिर भी एक बार कंफर्म होने के लिए आप इस टूल का प्रयोग जरूर करें।
पॉइंट नंबर 14, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है। कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। कक्षा 2 से 8 या आगे की कक्षाओं में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। लॉटरी में नाम आने के बाद एडमिशन के समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। प्रिंट आउट की लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन हैं सारे आपको जमा करना होगा। इसके अलावा आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट एवं आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा। पॉइंट नंबर 16, केवी से केवी ट्रांसफर के फॉर्म कब आते हैं। केवी से केवी के ट्रांसफर के अधिकतर फॉर्म मार्च अप्रैल में आते हैं। ये फॉर्म रीजन वाइज आते हैं, कुछ रीजन के फॉर्म मई जून में भी आते हैं। आप अपने रीजन और अपने केवी की वेबसाइट चेक करते रहें। इस बार क्लास स्ट्रेंथ कम हुई है, इसलिए केवी टू केवी ट्रांसफर भी कम होंगे। तो इतनी जानकारी थी जिसे मैं आपके लिए लेकर आया था। बहुत सारी जानकारी अभी और है, हम पॉइंट वाइज आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज जानकारी आपको भी अच्छे से समझ में आती है और हम भी उसे अच्छे से समझा पाते हैं। क्योंकि एक ही विषय पर तब वीडियो हम बना सकते हैं जब विषय बड़ा हो, उसमें ज़्यादा कुछ बताना हो, लेकिन जब छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है तो मैं पॉइंट वाइज ही जानकारी लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट वाइज जानकारी आपको भी अच्छी लगी होगी और इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो लाइक करके आप सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।